देखो पिछली क्लास में हमने कितना पढ़ लिया था, पिछली क्लास में हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ ली थी। और आज की क्लास में हम देखेंगे सबसे पहले स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने टाइप्स की होती है? तो स्पीड देखो दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है यूनिफॉर्म, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म। तो बताओ मुझे यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी होती है? देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। सही है, लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सही है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसकी स्पीड को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे देखो ये एग्जांपल देखते हैं। देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और वो मोशन में है और उसने शुरू में ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर करी, फिर 5 मीटर डिस्टेंस कवर करी। ये हमने इक्वल डिस्टेंस नोट करी और हमने देखा कि ये सारी इक्वल डिस्टेंस है और इनको कवर करने में जो वो टाइम ले रहा है, यहां भी 2 सेकेंड ले रहा है, यहां भी 2 सेकेंड ले रहा है, यहां भी 2 सेकेंड ले रहा है। मतलब सब जगह वो 2 सेकेंड ले रहा है। मतलब 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने में वो 2 सेकेंड ले रहा है। तो कहने का मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम बोल सकते हैं जो उसकी स्पीड होगी वो कैसी स्पीड होगी? यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आया यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम उसको बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर unequal distance in equal interval of time। और 22 वर्षा। 22 वर्षा का मतलब याद रहा क्या होता है? 22 वर्षा, 22 वर्षा मतलब इसका उल्टा भी ठीक है। उल्टा मतलब या तो कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या ऐसा भी बोल सकते हैं इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो दोनों ही एग्जाम्पल लेते हैं हम। सबसे पहले अनइक्वल डिस्टेंस देखेंगे। मान लो ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये है 5 मीटर, ये है 4 मीटर, ये फिर से 5 मीटर, ये 3 मीटर और ये 1 मीटर। देखो इतनी डिस्टेंस को कवर करने में मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे 2 सेकेंड ले रहा है और इसको भी 2 सेकेंड ले रहा है, यहाँ भी 2 सेकेंड ले रहा है, यहाँ भी 2 सेकेंड, सब जगह 2 सेकेंड ले रहा है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? देखो डिस्टेंस तो अनइक्वल है, ये 2 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, लेकिन टाइम सब में इक्वल ले रहा है। तो मतलब वो कभी तेज चल रहा है कभी धीरे चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसकी जो स्पीड है वो कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस ले लें हम सब जगह 5 मीटर की। और इसको हम बोल दें कि ये इक्वल इंटरवल ऑफ अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसको कवर कर रहा है।
तो यहां से भी तो हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे डिस्टेंस तो इक्वल है सब जगह, लेकिन टाइम यहाँ अनइक्वल है। तो यहाँ भी वही सीन है कि कभी तेज चल रहा है, कभी धीरे चल रहा है। समझ में आया? तो देखो हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से चलता रहे तो उसको तो बोलते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड, जहां स्पीड चेंज ना हो रही हो। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, कभी तेज हो रही है कभी धीरे हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लैंग्वेज में अगर लिखना हो तो लैंग्वेज में लिखने के लिए भी मैंने बता दिया है कि यूनिफॉर्म स्पीड को हम क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस स्पीड को बोलेंगे यूनिफॉर्म। और व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इसका उल्टा भी वाइस वर्सा, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। समझ में आया? चलो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? इससे पहले हमने स्पीड पढ़ा। देखो स्पीड क्या पढ़ा था हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बस इतना चेंज है ना। तो हम लिख सकते हैं इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जरा इसमें मुझे एक बात बताओ कि देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में हमने कुछ डिफ्रेंशिएट करा था कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकती है, इसलिए वेलोसिटी भी निगेटिव हो सकती है। तो वेलोसिटी और स्पीड में एक डिफरेंस तो ये लिख लो, स्पीड जो है कांट बी निगेटिव, है ना, बट वेलोसिटी कैन बी निगेटिव। इसका रीजन समझ में आया क्यों? क्योंकि देखो स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकती। वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, इसलिए स्पीड भी निगेटिव हो सकती है। कितनी बात समझ में आई? चलो दूसरा, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। ये भी समझ में आया क्यों होगी? क्योंकि देखो डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, और डिस्टेंस पर डिपेंड होती है स्पीड, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी डिपेंड होती है डिस्प्लेसमेंट पर। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सही है। चलो अगर एसआई यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो मीटर, और टाइम की होती है सेकेंड। सही है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को आर से लिख दें, आर, डिस्प्लेसमेंट को अगर आर से हम इंडिकेट करें तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा, देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एक एरो लगाते हैं। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके ऊपर इस तरह से एरो लगाया जाता है, ताकि हमें पता चले कि मतलब पता लग जाए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या होता है, आर वेक्टर, आर क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। टी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए टी पर हमने वेक्टर का साइन नहीं लगाया। इस तरीके से हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या? हाँ, दोनों की एसआई यूनिट सेम है, क्योंकि स्पीड भी जो होती है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और डिस्टेंस की मीटर होती है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, तो इसकी भी मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, दोनों की ही सेम होगी। ठीक है। अगला, जैसे हमने एवरेज स्पीड पढ़ा था, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या पढ़ा था,
तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सही है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? अगर एवरेज वेलोसिटी देखें तो उसको ऐसे लिखते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मैंने बताया था तुम्हें, इंस्टेंटेनियस हम कब मेजर करते हैं, जब टाइम बहुत ही कम हो, व्हेन जो हमारा डेल्टा टी है, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, वो टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो का मतलब बहुत ही स्मॉल हो, उस समय की जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आया? इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या फिर इसको पूरा जरा सही से लिखता हूं मैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और टी क्या है, टाइम। और ये जो लिमिट टी टेंस टू जीरो दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। सही है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डी आर ओवर डी टी। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलो, अब देखो अगला कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट, रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना। सही है। दो ऑब्जेक्ट की हम कंपेयर करते हैं, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट या तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो तब जब हम उनकी वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे, उस कंडीशन में बोलते हैं उनकी रिलेटिव वेलोसिटी। देखो जैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और ये ऑब्जेक्ट बी है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर तुम बाइक से भी जा रहे हो लेकिन दोनों की स्पीड अलग है, तो किसकी स्पीड ज्यादा है, बी की। तो यहां से जो हम रिलेटिव निकालेंगे, तो रिलेटिव निकालने के लिए रिलेटिव हम देखते हैं कि कितना ज्यादा है। तो रिलेटिव, अगर हम वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, तो हम माइनस कर देंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमें कितनी मिल जाएगी, 60 माइनस 40, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। अरे इतनी बात समझ में आई? रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कंपेयर करके वेलोसिटी को निकालना। यहाँ से हमें क्या पता चला, ये 20 किलोमीटर पर आवर क्या आया, रिलेटिव वेलोसिटी। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो v वाला ऑब्जेक्ट है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, वो a से 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ज्यादा चल रहा है। सही है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब अगर देखो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, देखो मान लो ये ए है, ये ए इधर साइड चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये बी है वो इधर डायरेक्शन में चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस
अरे आवाज आ रही है अब? अब आ रही है आवाज मेरी? हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है ना? सही आ रही है आवाज अब? कम आ रही है लेकिन सही आ रही है। अरे ये डाउन हो गई बर्ड्स। इतनी आवाज बहुत है? मतलब समझ जाओगे ना? चलो तो फिर देखो, हम पढ़ रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब सेम डायरेक्शन में होती हैं, सही है, कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे होते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे होते हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम ऐड कर देते हैं। सही है? अरे समझ में आया रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? चलो, अगला कॉन्सेप्ट मुझे बताओ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो हम क्या बोलते हैं उसको? एक्सेलरेशन। सही है? एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v अपॉन टी। v एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, हम क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है? इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, डायमेंशन क्या होती है? एम, एम तो होता नहीं है, m0 l0 t माइनस m0 l t-2। इसकी डायमेंशन होती है m0 l t-2। ये इसकी डायमेंशन होती है। सही है? तो अगला टॉपिक है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी से। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखो फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी शुरू में तो थी 4 मीटर पर सेकेंड, और जब उसका इनिशियल टाइम देखा गया, मान लो जो टाइम था शुरू में वो 2 सेकंड पर देखा गया, और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड।
कब? जब उसका टाइम हो गया t2 वो 3 सेकेंड हो गया। तो हम निकालेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कितनी चेंज हुई वेलोसिटी? 8 माइनस 4 v2 माइनस v1 अपॉन चेंज इन टाइम t2 माइनस t1। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 2। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया 1। तो हम लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सही है। चलो अब अभी जरा इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो अभी छोड़ो, मुझे अभी जरा एवरेज एक्सेलरेशन पे ही बात करते हैं, है ना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरेज एक्सेलरेशन हमने बोला है चेंज इन वेलोसिटी dv अपॉन dt। डेल्टा बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा बी जो होता है ना वो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम फाइनल वेलोसिटी को तो लिखते हैं v और इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? u। ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम है। तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? अगर इफ चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी सेम है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा बी की वैल्यू तो जीरो है, टी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो। अगर एक क्वेश्चन इस तरीके का बनता है, इफ किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बस यहीं पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये है, मैं एक नई स्लाइड ऐड कर लेता हूँ इसमें। चेंज इन वेलोसिटी, देखो हम चेंज इन वेलोसिटी कब निकालेंगे? जरा मुझे ये बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u 8 मीटर पर सेकेंड, और उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और वेलोसिटी बढ़ाकर उसने फाइनल वेलोसिटी कर ली अपनी 16 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से जो चेंज आया वो कितना आया? v माइनस यू। डेल्टा v जो आया यहाँ से वो कितना आया? v माइनस यू। इट मीन्स उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आया? 16 माइनस 8, और 8 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलूँ किसी एक ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकेंड है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी 8 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड है सेम, तो इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा मोशन कर रहा है? वो अपनी स्पीड ही चेंज नहीं कर रहा, तो उसको हम तो हम ये बोल सकते हैं ना कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। और यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 माइनस 8, चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी में चेंज आता है वो कितना होता है? जीरो होता है। अब यहीं पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है जीरो तो उसकी वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी क्या होगी? देखो फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन दे दिया हमको जीरो, तो ए की जगह तो जीरो पुट कर दो, इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन टी। टी इधर पहुंच जाएगा तो जीरो के मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब डेल्टा वी की वैल्यू जीरो आ गई तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। ये समझ में आया? डेल्टा वी अगर जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा,
डेल्टा बी का मतलब है कि उसने अपनी स्पीड चेंज नहीं करी, वो सेम स्पीड से चल रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ का, सही है, जो पूछा जाता है एग्जाम में। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब है कि वो अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा रहा है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। ठीक है, चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूफ करेंगे हम। मोशन की इक्वेशन को हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, देखो तुमने मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़ी होंगी 9th क्लास में, सही है, और उनको प्रूफ भी करा होगा कौन से मेथड से, बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बना के और एरिया निकाल के तब उनको प्रूफ करा था। मैंने तुमसे कल बोला था कि कैलकुलस पढ़ के आना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जो क्लासेस हैं वो पढ़ के आना, वो अब इसमें यूज होंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों इक्वेशन है, प्रूफ करने को हर एग्जाम में आएंगी, चाहे वो तुम्हारे मंथली टेस्ट हो या हाफ ईयरली हो। एक ना एक इक्वेशन जरूर पूछी जाएगी, 9th में भी पूछी जाती थी, 11th में भी पूछी जाएगी। फर्क कितना है, 9th में हम ग्राफिकल मेथड से करते थे, ग्राफ बना के, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज करके और डिफरेंशिएशन का यूज करके सोल्व करेंगे, सही है। चलो यहाँ से एक बात और देखो कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसको लिख लो कि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक होता है डेल्टा और एक होता है डी। देखो यहाँ पे लिखा हमने डेल्टा वी, यहाँ पे लिखा हमने डी वी, तो इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, मैं ये बता देता हूँ तुम्हें, है ना। जहां भी हम डेल्टा यूज करेंगे और जहां भी हम डी यूज करेंगे, ये होता है डेल्टा जहां भी यूज होता है, इसको हम बोलते हैं वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। और डी जो यूज होता है वो होता है केवल स्मॉल चेंज के लिए। दोनों ही चेंज को दिखाते हैं, बस डेल्टा बहुत छोटा जो चेंज होता है और डी छोटा चेंज, सही है, दोनों ही चेंज को दिखाते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलो मोशन ऑफ इक्वेशन देखो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम किस तरह से प्रूव करेंगे, पहले जरा मुझे मोशन ऑफ इक्वेशन बताओगे कितनी होती हैं, याद है क्या किसी को तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, p इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी जो है वो है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना। ये तीनों इक्वेशन थी मोशन की। मुझे यहीं पे जरा कुछ, मैं इंटीग्रेशन तुमसे पूछ रहा हूँ, वो जरा मुझे बताना, क्योंकि वो अब इसमें यूज होगा। जरा मुझे इंटीग्रेशन करके दिखाओ एक्स स्क्वायर का इंटू डी एक्स, कितना होगा। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो भी पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और उसी को नीचे लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, तो इस 2 में क्या 1 ऐड कर देंगे और उसी को नीचे लिख देंगे 3 को। इतना समझ में आया। अच्छा अगर मैं इसी में ये दे देता और यहाँ पे लिमिट लगा देता a से b, तो क्या करते, पहले तो हम इसका इंटीग्रेशन करते, x की पावर 2 है, 2 में 1 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा अपॉन में 3। बस ये जो लिमिट है ये बड़े ब्रैकेट में लगा देंगे ऐसे करके। अब क्या करेंगे, x की जगह पे पहले बड़ी वाली लिमिट रखेंगे ऊपर वाली, है ना, तो x की जगह पर b रखेंगे तो b की पावर 3/3, फिर माइनस करेंगे, फिर x की जगह पर नीचे वाली यूनिट रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे a। ये समझ में आया। चलो मैं पूछता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस खाली dx है। तो देखो जब भी कुछ ना दिया हो, केवल पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ dx, पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ dv, पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ du, है ना, कुछ भी पूछा जाए तो इनका इंटीग्रेशन यही होता है,
डी एक्स है तो एक्स हो जाएगा, डी वी है तो वी हो जाएगा, डी यू है तो यू हो जाएगा। समझ में आया? सही है, चलो बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम प्रूव करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से, एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है जिसका एक्सेलरेशन ए है, सही है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा dv ओवर dt, dv ओवर dt। इतनी बात समझ में? हम इसको जरा सही करके लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dt को इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा सकते हैं तो a इंटू डी टी हो जाएगा और इधर कितना बचेगा, dv। सही है। अब ये जो dt और dv है ये क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, टाइम की भी बहुत छोटी वैल्यू है और इधर ये वेलोसिटी की भी बहुत छोटी वैल्यू है। मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट था जिसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी u, ये थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब कुछ टाइम मोशन करने के बाद उसने एक फाइनल वेलोसिटी अटेन कर ली जिसको बोल दिया हमने v, ये हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी। जो उसका इनिशियल टाइम था वो था t, जिसको हम जीरो ही कंसीडर करते हैं। जब भी कोई भी मोशन हो रहा हो तो इनिशियल टाइम को हम जीरो ही कंसीडर करते हैं और t2 एक फाइनल टाइम हो गया जिसको हम कैपिटल T या T बोल देंगे, स्मॉल t। सही है। तो देखो यहां से जब हम इनको ऐड करेंगे, मान लो एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो ये तो dt और dv ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। अब हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए तो इनको ऐड करना पड़ेगा, सही है, इनकी फाइनल वेलोसिटी तक। ऐड करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। तोड़ने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन का। तो हम लिखेंगे इसमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, ए इंटू डी टी इधर भी लगा दिया और डी भी इधर भी लगा दिया साइन। अरे यहाँ समझ में आया तुम्हें किस तरीके से करा? अब देखो हमें जोड़ना कहाँ तक है, ये जो होता है ना इंटीग्रेशन में, ये जो लिमिट लगी होती है ये हमको बतानी है कि जोड़ना कहाँ तक है। सही है। तो यहाँ पे भी हम लिमिट लगाएंगे हमें कहाँ तक जोड़ना है। देखो टाइम है, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के। मैंने पहले बताया था कि ये हमको दिखाती है डी टी और डी वी की इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, टाइम के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो इधर जो हम लिमिट लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, तो वो किसके रेस्पेक्ट में लगाएंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में लगाएंगे। तो बताओ जरा, जो टाइम था वो कितना कंसीडर करा था हमने, इसको मोशन करने में जो टाइम लगा था वो t1 से और कहाँ तक लगा था, t2 तक लगा था। तो नीचे जो लिखते हैं वो लिखते हैं इनिशियल वैल्यू। इनिशियल थी t1 और फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, t2। अब जरा वेलोसिटी को बताओ मुझे, वेलोसिटी को कहाँ से कहाँ तक अटेन करा इसने। इसकी पहले जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल कितनी थी, u, और इसने फाइनल वेलोसिटी कितनी अटेन कर ली, v। ये समझ में आया हमने इसमें लिमिट कैसे लगाई। सही है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब करते हैं। देखो a तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में है और यहाँ पर a है, तो a तो कांस्टेंट है, इसका तो होगा नहीं। तो a को तो बाहर लिख दो ऐसे ही, a को हमने बाहर लिख दिया और इंटीग्रेशन t1 से t2 और किसका कर दिया, dt का। और इधर मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड में पूछा था कि अगर केवल ऐसी टर्म दे रखी हो dx dv du तो इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा होता है वही लिख देते हैं। इधर देखो केवल dv दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v।
और बड़े ब्रैकेट में लिमिट लगा देंगे u से लेके v तक। अरे समझ में आया? वैसे ही इधर वाला जरा इंटीग्रेशन देखो, इधर वाला किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन? dt के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? dt का इंटीग्रेशन होगा केवल और केवल t। तो a को ऐसे ही लिख देते हैं और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और इसकी लिमिट लगा देते हैं t1 से t2। और इधर इधर देखो हम क्या करेंगे, अब पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं। पहले ऊपर रखेंगे v की जगह ऊपर वाली v, फिर माइनस, अब v की जगह नीचे वाली लिमिट रखेंगे क्या? u। अरे समझ में आया? चलो इधर भी ऐसे ही करेंगे, इस t की जगह हम t2 रखेंगे, तो a तो ऐसे ही रहेगा, पहले t2 रखेंगे फिर माइनस, फिर इस t की जगह क्या रखेंगे? t1। इधर क्या चल रहा है? v माइनस u। अब मैंने बोला था t2 को हम क्या कंसीडर करेंगे? टाइम को t, और t1 को क्या कंसीडर करेंगे? 0। इनिशियल टाइम 0 कंसीडर करा जाता है, सही है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? t2 को तो t लिख सकते हैं, माइनस इसको 0 लिख सकते हैं, और इधर क्या आया? v माइनस u। तो इधर क्या बना? at, इधर बना v माइनस u। या फिर इसको अगर सही से लिखेंगे तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इस वाली लाइन को, क्या हो जाएगा? ये u को इधर भेजेंगे तो इधर बचेगा v, u इधर चला जाएगा प्लस में, और इधर प्लस में और क्या है? 80। यही इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस 80। सही है। मैं इसको एक बार फिर से करा देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। चलो कैसे ध्यान रखेंगे हम इसको? करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से एक्सेलरेशन क्या होता है? a इक्वल्स टू डी ओवर dt। सही है। हम इस dt को इधर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये a इंटू dt, और इधर बचेगा कितना? dv। अब ये dt जो है और dv जो है ये छोटे छोटे पार्ट हैं, इनको ऐड करेंगे। कहाँ तक ऐड करेंगे? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कैसे मोशन करता है? उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है u, फिर वो एक फाइनल वेलोसिटी अटेन करता है कितने टाइम में? जब इनिशियल वेलोसिटी तो t1 टाइम में नोट करते हैं जब 0 होता है, और फाइनल वेलोसिटी t2 t टाइम। मान लो जैसे मैं बताता हूँ, तुमने अभी अपने घर से चलना स्टार्ट करा स्कूल के लिए, तो अभी तुम जैसे ही घर से चलना स्टार्ट करोगे, इस कंडीशन में तुम अपनी घड़ी में जब टाइमिंग लगाओगे स्टॉप वॉच में, तो देखना चाहोगे तो तुम्हारा t1 कितना रहेगा? 0। स्टॉप वॉच अभी 0 पर है। तुमने अपनी बाइक की स्पीड देखी तो स्पीड भी कितनी है? 0। एक केस तो ये हो सकता है। फिर तुमने चलना स्टार्ट करा और तुमने स्कूल पहुंच गए, और स्कूल पहुंचने पर जो तुम्हें टाइम लगा वो लगा मान लो 2 सेकंड, और तुम्हारी जो वेलोसिटी हो गई फाइनल वेलोसिटी वो होगी तुम्हारी v। एक केस तो ये हो सकता है। एक केस ये हो सकता है कि तुम बाइक से पहले से ही चल रहे हो, मान लो मुरादाबाद से आ रहे हो और तुमने अपने गांव की पुलिया पर आकर स्टॉप वॉच में टाइम लगाया, सही है, कि हम यहाँ से कांठ कितनी देर में पहुंचेंगे। तो उस समय स्टॉप वॉच में टाइम तो 0 ही रहेगा, लेकिन तुम्हारी कुछ ना कुछ स्पीड होगी क्योंकि तुम चलते हुए आ रहे हो। तुमने पुलिया पर अपनी स्पीड देखी कि हमारी जो पुलिया पर स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और तुम कांठ पहुंच गए कितने समय के बाद? 4 मिनट के बाद। और जब तुम कांठ पहुंचे तो कांठ की पुलिया पर जो तुम्हारी स्पीड थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। तो इतनी बात समझ में आई? यहां तक कोई डाउट? तो देखो हमेशा जो इनिशियल टाइम होता है वो तो कितना होता है? 0 ही होता है, क्योंकि जब से हम मोशन स्टार्ट करते हैं उस समय का टाइम लेते हैं हम 0, और पूरे मोशन में जो टाइम होता है उसको हम फिर t से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो t2 को हम t से रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल टाइम को हम 0 लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v से। तो इसे हम, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई a इंटू डी टी इक्वल्स टू डी वी, तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ। अब जब इंटीग्रेशन
करेंगे इंटीग्रेशन ऐड करने के लिए यूज होता है, पहले ही बताया था मैंने। तो जरा मुझे ये बताओ कहाँ से कहाँ तक ऐड करेंगे इसको। तो देखो इधर t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इधर v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इधर t के रेस्पेक्ट में ऐड करेंगे तो हमें टाइम ही तो ऐड करना पड़ेगा। हमने कहाँ से मोशन स्टार्ट करा, जब टाइम था हमारे पास t1, और कहाँ तक करा जब टाइम हो गया हमारे पास t2। ये तो हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में ऐड। इधर हम वेलोसिटी को ऐड कर रहे हैं, तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक याद ऐड करेंगे, इनिशियल से, जहां से हमने शुरू करा। इनिशियल कितना था u, और कहाँ तक गए हम वेलोसिटी में, फाइनल वेलोसिटी v तक गए। यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो a तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन होता है t के रेस्पेक्ट में। तो अगर यहाँ पे कोई भी t की टर्म होती तो उसका इंटीग्रेशन करते, लेकिन t से अलग जो भी टर्म होगी वो हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यू है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो उसको तो हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख देंगे, सही है। बाकी इसको ऐसे लिख देंगे t1 से t2 इंटू डी टी, और इधर u से v इंटू डी वी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। देखो जरा dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, क्योंकि खाली dt है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t। इसकी लिमिट लगाएंगे t1 से लेके t2। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, और इसकी लिमिट लगाएंगे हम u से लेके v तक। चलो इतना कर लिया। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। देखो a तो ऐसे ही है। अब इस t की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे t2, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। t की जगह लोअर लिमिट रखेंगे क्या, t1। इसी तरह से तो इंटीग्रेशन सोल्व करना सिखाया था मैंने, इक्वल्स टू। अब इस v की जगह अपर लिमिट रखेंगे, ये वाला v, तो v, फिर माइनस लगाएंगे। अब इस v की जगह लोअर लिमिट रखेंगे u, ठीक है। अब देखो t2 को हमने कितना कंसीडर कर रखा है, t, सही है, क्योंकि एक जो टाइम लगता है उसे t कंसीडर कर लेते हैं। और t1 को हमने 0, इधर v माइनस यू, तो इधर कितना बचा, at इक्वल्स टू v माइनस यू। u को इधर ले आओ तो u प्लस at हो जाएगा, और इधर बचेगा v, या फिर इसको सही से लिख देंगे तो u प्लस v इक्वल्स टू u प्लस at। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या इतना समझ में आया तुम्हें, कोई दिक्कत यहाँ तक? आज के लिए ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही रहने देंगे, क्योंकि इसको तुम ना एक बार ट्राई करना घर से। क्योंकि अगर मैं बाकी की दोनों इक्वेशन अभी प्रूफ करवा दूंगा तो तुम्हारे माइंड में सब होच पोच हो जाएगा, सही है। सबसे सिंपल है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन 2 बार सोल्व करवा दी है मैंने। इसको सोल्व करना खुद से, पूरी थ्योरी मैंने लिख दी है, सही है। समझ में आई ये इक्वेशन ऑफ मोशन, मुझे ये बताओ जरा। समझ में आई तो चलो बहुत अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, और